ये जो क्राइसिस आया है, क्या इसको मोदी सरकार समझ ही नहीं पाई या फिर समझते हुए छोड़ दिया लोगों के ऊपर? महंगाई एक क्राइम है, अपराध है और ये अपराध लगातार हिंदुस्तान के अंदर इस अपराध को एक एक जीवन शैली में ढाल दिया है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने डाल दिया है। इस प्रकार नरेंद्र मोदी एक क्राइम लगातार कर रहे हैं इस हिंदुस्तान के साथ। 80 करोड़ 5 किलो अनाज पर जीने वाले कंगाल लोगों की बात कर रहा हूं। क्या सब मर गया है सिस्टम? आपने अभी कहा क्या मीडिया मर गई है क्या? जो प्राइम मीडिया है, जो इनकी मुख्य मीडिया है, जो साथ रहती है, क्या वो इतनी बात भी नहीं कर सकती कि तुम क्यों रेट बढ़ाते हो? मैंने ये भी आपको कहा था कि नरेंद्र मोदी के पास एक विकल्प है, वो दाम बढ़ाएगा और कोई विकल्प इसके पास नहीं पड़ा है। वो एक्सपोर्ट पर मिलने वाला रुपया धीरे धीरे घटता जा रहा है, रुपए की वैल्यू डाउन होती जा रही है। $1 के मुकाबले कंपैरिजन में 100 होगा तो अर्थव्यवस्था टूट जाएगी पूरी तरह। वो नरेंद्र मोदी न बचा पाएगा, न उसका आदमी बचा पाएगा, न 125 करोड़ लोगों में से कोई नहीं बचा पाएगा। केवल हम नरेंद्र मोदी को दो, किसी की हिम्मत नहीं है जो उसको उठा दे। रुपया वहीं टूट जाएगा कि गोदामों पर जितने भी गैस के गोदाम है, तेल के जो पेट्रोल टंकी हैं, डीजल की टंकियां हैं, इन सब जगहों पर झड़प होगी, मार होगा, हिंसा होगी, खून खराबा होगा। सरकार इसको दबाने के लिए हथियार का इस्तेमाल करेगी। सब हम आपको अभी बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी, इसके साथ के जितने लोग हैं, वो कोई भी इसको रोक नहीं पाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था धड़ाम होने वाली है जिस दिन हो जाए। लेकिन बात यह है कि फर्क किसके ऊपर पड़ेगा इससे? इनको हम गाली दे नहीं सकते ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को। मैं तो अभी इतना ही इनको तुम की भाषा में बात करता हूं, अपने दिल की बात करता हूं आपसे टीवी पर। मुझे बहुत खराब लगता है कि ये रिकॉर्ड में आएगा कि गांधी किसी समय प्राइम मिनिस्टर को तुम संबोधित करता था, लेकिन इस आदमी के लिए अच्छे शब्द हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को तुम शब्दावली से और नरेंद्र मोदी के लिए अकेले इस शब्दावली का प्रयोग करता हूं। मुझे इतना कष्ट है कि आखिर ये क्या कर रहा है आदमी। नफरत की आग में हिंदुस्तान को झोंक दिया। नरेंद्र मोदी, अडानी और अंबानी को तीनों को बैठाया जाना चाहिए। मैं नहीं कहता कि इनको जेल में डालिए, इसलिए कि बात आगे बढ़ जाएगी। और मैं जानता हूं कि इस देश का धूर्त और लुटेरा और क्रूर जालिम प्राइम मिनिस्टर मेरा कुछ नहीं कर सकता, मेरा कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं उसी रास्ते ट्रू सेंस में जीता हूं। इसकी हुकूमत ने जो मेरी प्रताड़ना की है आज तक, मुझे अनगिनत बार घर में कैद खाने में बंद किया गया है। मेरा सम्मान नहीं है क्या? मेरी इज्जत नहीं है क्या? दिल्ली पहुंचूंगा तो इसकी हिमाकत को तोड़ दूंगा। दिल्ली पहुंचूंगा तो पीएम के घर के सामने जो गर्जना करूंगा ना, वो पूरी दुनिया देखेगी इसकी। और मैं आहिस्ता से कहता हूं कि इसको और उसको, अडानी को, अंबानी को, तीनों को प्रेसिडेंट आहिस्ता से बुलाएं और पूछें कि 13 साल के अंदर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था कैसे आ गई। ये दुर्दशा का जिम्मेदार तुम हो। प्राइम मिनिस्टर है, सबसे बड़ा पैसे का केप करने वाला इस देश का उद्योगपति अडानी है, अंबानी है। इन तीन को बुलाया जाना चाहिए, हिंदुस्तान में बैठाया जाना चाहिए। ट्रू सेंस में मैं कहूं तो मैं अपनी दिल की आवाज कि इनको हिरासत में लिया जाना चाहिए। अभी भी भारत इस एक एक मिनट, एक एक पल भारत विलंब कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दाद स्वतंत्र पर देख रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है और आप लोग महसूस और एहसास भी कर रहे होंगे, 15 मई से 4 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। और आप लोगों को पता है कि ये वही मोदी सरकार है जिसने चुनावी विज्ञापन में कांग्रेस पर हमला कभी करता था और बहुत जोरदार हमला होता था बीजेपी सरकार के साथ। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लोगों ने सोचा कि महंगाई से हम लोग निकलेंगे, महंगाई से निजात मिलेगी, और मोदी सरकार को सबने वोट दिया। तो उस वक्त हम भी न्यूज चैनल में होते थे और न्यूज चैनल में गाना चलता था कि डायन, महंगाई डायन मार जाए रे। लेकिन आज महंगाई कितनी बढ़ गई है, 15 मई से लगातार दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन न्यूज चैनल से ये गाना डिलीट कर दिया गया है। अब सब कुछ सही है। ऐसे में राहुल गांधी का एक ट्वीट आया है, वो मैं ट्वीट आपको पढ़ के सुना दूं। राहुल गांधी ने कहा है, महंगाई मानव मोदी का फिर से हमला, पेट्रोल डीजल के दाम किश्तों में बढ़ाते हैं ताकि चुपके चुपके आपकी जेब कटती रहे। महीनों से आर्थिक तूफान आने की बात कह रहा था, पर मोदी जी तब हमेशा की तरह चुनाव में व्यस्त थे और चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल 8 रुपए महंगा कर दिया गया और ये बढ़त होती ही जाएगी।
महंगाई मानव मोदी का एक ही काम है, चुनाव में वादे और बाकी समय जनता की जेब पर वार। अब इसको हम समझते हैं कि 4 बार अगर तेल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, उससे कितना असर पड़ेगा। इसको समझने के लिए आप देख सकते हैं हमारे साथ देश के जाने-माने अर्थशास्त्री संपूर्णानंद जी हैं, जिन्होंने पहले ही कह रखा है कि अगर डॉलर 100 को टच किया और उसके बाद बहुत ज़्यादा त्राही-त्राही आएगी। संपूर्णानंद जी, बहुत-बहुत शुक्रिया दास स्वतंत्र से जुड़ने के लिए। बराबर पेट्रोल, डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, इसको किस तरह से देखा जाए? वेलकम नकवी जी, और शुक्रिया आपको कि इस ज्वलंत और जीवन से संबंधित विषय को आप डिबेट में रखे हुए हैं। देखिए, महंगाई एक क्राइम है, महंगाई एक क्राइम है। मैं जो बोल रहा हूं इन शब्दों को सुनिएगा। महंगाई एक क्राइम है, अपराध है, और ये अपराध लगातार हिंदुस्तान के अंदर इस अपराध को एक जीवन शैली में ढाल दिया है, नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने डाल दिया है। महंगाई एक अपराध है, महंगाई एक अपराध है। मैं बार बार कह रहा हूं, महंगाई एक अपराध है। एक आदमी हत्या करता है तो उसको फांसी पर लटका दिया जाता है, लेकिन आप उम्मीद कर सकते हैं कि जब आप डीजल पेट्रोल के दाम में 1 रुपए की वृद्धि करते हैं तो उसका इनफेक्ट कितना पड़ता है दूसरे कमोडिटी के ऊपर, और वो कमोडिटी के ऊपर पड़ता है जो जीवन की जरूरत है, जो छोटे पाउच में तेल है, दूध है, जो दाल है, जो जीवन की जरूरत है। और वह लोग भी जिनके जेब में 1 पैसे नहीं है, 600 रुपए की मजदूरी कमाकर वो एक रोज का नमक खरीदता है, रोज का तेल का पाउच खरीदता है, चीनी का खरीदता है, सब कुछ खरीदता है, उसकी प्राण शक्ति को ले लेता है। ये महंगाई तो आपने इंपोज किया डीजल पेट्रोल के ऊपर, उसका इनफेक्ट जीवन को सिकुड़ने लगता है, जीवन को, किसी के जीवन को खींच रहा है। इस प्रकार नरेंद्र मोदी एक क्राइम लगातार कर रहे हैं इस हिंदुस्तान के साथ। नरेंद्र मोदी 125 करोड़ लोगों के साथ क्राइम कर रहे हैं। 125 करोड़ लोग, जब मैं बात करता हूं तो उसमें इनके अपने आंकड़े वाले हैं सब, हमारा कुछ नहीं है। 80 करोड़ 5 किलो अनाज पर जीने वाले कंगाल लोगों की बात कर रहा हूं, और आई एम टॉकिंग अबाउट इनफैक्ट 22 करोड़ कुपोषित लोगों का, माल न्यूट्रिशियस पीपुल्स हैं उनको, और 25 करोड़ जो दस्तकार हैं, जो शिल्पकार हैं, जो सड़कों के किनारे छोटा मोटा काम करके, जैसे स्टोन कटिंग है और जो है बांस पर काम करने वाले, छोटे मोटे जो भी काम करने वाले हैं, यह 25 करोड़ इनकी है। तो 125 करोड़ लोग ये संख्या बनती है। इस देश में 25 करोड़ लोग ऐसे हैं, 20 करोड़ जो आराम पूर्वक हैं, नौकरी में है, व्यवसाय में है, उद्योगपति हैं, माननीय है, उसमें प्रोफेसर हैं, अधिकारी हैं, 2-2.5 करोड़ जो भी है, ये अब आराम से हैं हैदर जी। बाकी जो 125 करोड़ लोग हैं, इनके साथ नरेंद्र मोदी क्राइम कर रहे हैं। मैं इस बात को कल एक आध दिन में एक चिट्ठी ऑनरेबल जस्टिस को लिख के भेजूंगा, चीफ जस्टिस को। यद्यप कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं अपनी बात उनके कान तक जरूर पहुंचा दूंगा। क्या सब मर गया है सिस्टम? आपने अभी कहा क्या मीडिया मर गई है क्या? जो प्राइम मीडिया है, जो इनकी मुख्य मीडिया है, जो साथ रहती है, क्या वो इतनी बात भी नहीं कर सकती कि तुम क्यों रेट बढ़ाते हो? मैं आपको आज से लगभग 1 सप्ताह पहले इस पर एक बात किया था, उस दिन आगाह किया था कि नरेंद्र मोदी के पास, मैंने भी आपको कहा था कि नरेंद्र मोदी के पास एक विकल्प है, वो दाम बढ़ाएगा, और कोई विकल्प इसके पास नहीं पड़ा है। इसलिए कि जो एक्सपोर्ट है, वो एक्सपोर्ट पर मिलने वाला रुपया धीरे धीरे घटता जा रहा है, रुपए की वैल्यू डाउन होती जा रही है। एक्सपोर्ट पर जो हमारा जो ड्यूटी है, वो धीरे धीरे ड्यूटी से आमदनी कम होती जा रही है, और इंपोर्ट पर इनफैक्ट रुपया मिल ही नहीं रहा है कि हम मंगा पाए। और जब 100 रुपए पहुंचेगा रुपया $1 के मुकाबले, कंपैरिजन में 100 होगा, तो अर्थव्यवस्था टूट जाएगी पूरी तरह। वो नरेंद्र मोदी न बचा पाएगा, न उसका आदमी बचा पाएगा, न 125 करोड़ लोगों में से कोई नहीं बचा पाएगा। केवल हम नरेंद्र मोदी को दोस्त, किसी की हिम्मत नहीं है जो उसको उठा दे। रुपया वहीं टूट जाएगा। और
सारी जो महंगाई है वो अपने आप बढ़ाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप मार्केट में छोड़ देगा। इसके मान की अर्थव्यवस्था तो है नहीं, इस प्राइम मिनिस्टर के मान के कमांड की बात तो है नहीं, वो छोड़ देगा अपने आप। व्यवसायी जितना बेचना चाहेंगे, बाजार अनियंत्रित हो जाएगी, जगह जगह मार काट होंगे। मैं बार बार कहते आ रहा हूं कि गोदामों पर जितने भी गैस के गोदाम हैं, तेल के जो पेट्रोल टंकी हैं, डीजल की टंकियां हैं, इन सब जगहों पर झड़प होगी, मार होगा, हिंसा होगी, खून खराबा होगा। सरकार इसको दबाने के लिए हथियार का इस्तेमाल करेगी। सब हम आपको अभी बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी, इसके साथ के जितने लोग हैं, वो कोई भी इसको रोक नहीं पाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो क्राइम है नरेंद्र मोदी का, महंगाई क्राइम है। आपको हैदर जी बार बार कह रहा हूं कि महंगाई क्राइम है। इस पर ध्यान किसी का नहीं जा रहा है, पढ़े लिखे लोग भी इस पर नहीं गौर कर रहे हैं कि एक आदमी हत्या करता है, बाकी इसके इस रेट बढ़ाने से 125 करोड़ लोगों की प्राण शक्ति वीक हो रही है, कमजोर हो रही है, बिल्कुल गायब हो रही है। तो अभी चावल जो अभी मंगाया हूं, सवेरे हम मॉर्निंग में आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो चावल मैं 44 रुपए में ले आता था, ठीक एग्जैक्ट वो चावल 50 रुपए की 26 किलो की बुरिया में लेके आया हूं, अभी रखा हूं अपने घर के लिए। आज का बता रहा हूं, आज का। उसने कहा है दुकानदार ने कि परसों रात में अनायास हम लोगों का, जहां से हम लोग लेते हैं, दाम बढ़ गया, कोई बताने को तैयार नहीं है। बताइए, ये जुर्म ढा रहा है इस देश का प्राइम मिनिस्टर और ये देश के लोग, और कैसी कैसी बातों में लोगों को उलझा के रखा है, कहां धारा बह रही है और किस तरीके से जा रही है। इटली का वो जो कौन थी, जो उस पर अब सारे डिबेट हो रहे हैं, पीछे पीछे भाग रही है, देश की जनता कहां मर रही है। ये क्या करता है ये आदमी, हमको समझ में नहीं आता। और दूसरी बात कि 13 से रेट देखिए, 11 को इन्होंने कुछ सैंक्शन की, कुछ प्रिकॉशन की बात इन्होंने 11 को की थी। 11 इसका कौन सा डेट है? 11 इसका जो है, जो सोमनाथ टेम्पल का डे है, सोमनाथ टेम्पल रिकंस्ट्रक्शन का डेट है 11। उस दिन पूरे देश में सोमनाथ टेम्पल के पुनर्स्थापना दिवस के लिए मनाया गया। बनारस में समारोह हुए, वहां समारोह हुए, और उसी दिन इसने इंस्ट्रक्शन जारी किया कि ये लोगों को करना है। और उस दिन से ठीक 13 तारीख को एक हाईकअप हुआ है, फिर एक 90 पैसे का हाईकअप हुआ है, फिर एक 2, 3, 4 पैसे, जो भी 42-43 पैसे का। हमारे नॉलेज में 3 बढ़ोतरी है, 3 रुपए 13 पैसे की, 90 पैसे की, और अभी 2 रुपए 71 पैसे की आज मॉर्निंग की बढ़ोतरी है। तो 6 रुपए 73 पैसे की बढ़ोतरी इसने 12 से 13 दिन के अंदर, टोटल कैलकुलेट कर लिया जाए तो 13 दिन के अंदर। तो इस जो नरेंद्र मोदी के हाथ से अर्थव्यवस्था निकल रही है। मैं रोज एक पत्र ऑनरेबल प्रेसिडेंट को लिखता हूं कि सत्ता इनसे फौरन छीनिए, और दूसरे को नहीं तो कम से कम एक अर्थशास्त्री जो हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं और सस्टेनेबल इकोनॉमी के जो फॉलोअर हैं, उनको तो दीजिए, उनके हाथ में सत्ता दीजिए, जो 2 बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यद्यपि अब गेम हाथ से निकल चुका है भारत की अर्थव्यवस्था धड़ाम होने वाली है जिस दिन हो जाए। लेकिन बात यह है कि फर्क किसके ऊपर पड़ेगा इससे? फर्क इस पर माननीयों के श्रीमान जितने हैं, जो क्लास 1 क्लास 2 नौकरी में है, इनके ऊपर, बड़े कैपिटलिस्ट पूंजीपति उनके ऊपर, मिडिल एज के कैपिटलिस्ट हैं उनके ऊपर, जो कर्मचारी हैं, जो लाख रुपए से अधिक वेतन पाते हैं, इनके ऊपर नहीं पड़ेगा। फर्क किसके ऊपर पड़ेगा? 125 करोड़ लोगों के ऊपर पड़ेगा, जो बंद जुबान है, मजदूर है, कर्मकार हैं, छोटे मोटे लोग हैं, और जिनकी आवाज है ही नहीं है। हम लोग इतना चिल्ला रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। वो दिन भर काम करके उसका फेफड़ा बेदम हो जाता है, वो रात्रि में मर जाता है, उसकी दुनिया दूसरी हो जाती है। वो उन बेचारों के जीवन को पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। उनके बच्चे कैसे मरेंगे, उनके घर के, उनका वृद्ध माँ बाप कैसे सताए जाएंगे, इस पर सवाल मैं किससे करूं? मैं आपके चैनल पर किस व्यक्ति से पूछूं? इनको हम गाली दे नहीं सकते ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को। मैं तो अभी इतना ही इनको तुम की भाषा में बात करता हूं, अपने दिल की बात करता हूं आपसे टीवी पर। मुझे बहुत खराब लगता है कि ये रिकॉर्ड में आएगा कि गांधी
किसी समय प्राइम मिनिस्टर को तुम संबोधित करता था। मैं इस लज्जा से और इस भय से बराबर डरा रहता हूं, लेकिन इस आदमी के लिए अच्छे शब्द हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को तुम शब्दावली से और नरेंद्र मोदी के लिए अकेले इस शब्दावली का प्रयोग करता हूं। मुझे इतना कष्ट है कि आखिर ये क्या कर रहा है आदमी। नफरत की आग में हिंदुस्तान को झोंक दिया, उसके बाद इजराइल और अमेरिका के चक्कर में इसने दुनिया में भारत की फॉरेन पॉलिसी है वो पूरी तरह शीशे की तरह तोड़ के रख दिया। कहीं कोई मुल्क खड़ा होने को तैयार नहीं है। किस किस तरह के बयान आ रहे हैं, उसके बाद भी ये बेशर्म आदमी इस हिंदुस्तान में आकर अभी नहीं कहता कि हाँ अब हम चला नहीं पा रहे हैं, या अपने कॉलीग को ही जुटाता, अपने 5-7 मिनिस्टर्स को कहता भाई कैसे अर्थव्यवस्था को बचाया जाए, ऐलान करता देश से कि अब अर्थव्यवस्था खराब स्थिति में, हिदायत दे रहा है। और इसके जरा देखिए मध्य प्रदेश में अभी जो 200 गाड़ियों का एक मिनिस्टर का रेला निकला है, और उसके साथ अभी कल का मैं तस्वीर देख रहा था, और दिखाने के लिए 2-2 गाड़ियों का फोटो दिखा के, और मैंने कहा कि इनकी यात्राएं, मैंने कुछ रेमेडी भी आपको बताई थी, पुनः बता रहा हूं कि सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जब तक इकोनॉमिक क्राइसिस है या जो लॉकडाउन फुगल और इस पर लॉकडाउन एक लगाए, तो सारे मिनिस्टर्स को देश के अंदर कोई जहाज इस्तेमाल रोका जाए, फौरन रोका जाए। गुंडे बदमाश जितने हैं सब, इनकी सारी सिक्योरिटी 2 गनर देके सारी सिक्योरिटी फौरन वापस लीजिए। आप देखिए कि हाई कोर्ट इलाहाबाद ने किस तरह का निर्देश दिया है। यदि ये इतने खूंखार अपराधी हैं, इनके प्राण का भय है कि जनता प्राण ले लेगी, तो इसको मंत्री क्यों बनाया गया? इन लुटेरों को ये मंत्री क्यों बने हैं? डबल प्लस एनएसजीसी एक किस बात के लिए बने हैं? यदि गांधी हैं, लोकप्रियता इनकी 70% है, तो इनको वापस ले लिया जाए। दूसरी मैंने कहा था कि देश के अंदर जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जो विधायिका कार्यपालिका के सदस्य हैं, बाकी का मैं नहीं रखता, इनको कंपलसरी कर दिया जाए कि ट्रेन और बस की यात्रा करेंगे, अनिवार्य रूप से ट्रेन बस की यात्रा करेंगे। तीसरी बात मैंने इंपॉर्टेंट कही थी कि नरेंद्र मोदी, अडानी और अंबानी को तीनों को बैठाया जाना चाहिए। मैं नहीं कहता कि इनको जेल में डालिए, इसलिए कि बात आगे बढ़ जाएगी, और मैं जानता हूं कि इस देश का धूर्त और लुटेरा और क्रूर जालिम प्राइम मिनिस्टर मेरा कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं उसी रास्ते ट्रू सेंस में जीता हूं। इसकी हुकूमत ने जो मेरी प्रताड़ना की है आज तक, मुझे अनगिनत बार घर में कैद खाने में बंद किया गया है। मेरा सम्मान नहीं है क्या? मेरी इज्जत नहीं है क्या? मेरे लिए एक सिपाही खड़ा नहीं हुआ। मुझे कोर्ट में 10 बजे रात में ले जाया गया गिरफ्तार करके, मुझे रास्ते में से गिरफ्तार किया जाता है। ये मेरा आईबी की टीम भेजी गई, मुझे नक्सल क्षेत्र से लगा हुआ घोषित करके, और मेरी जांच कराई गई। इसकी हिमाकत है। दिल्ली पहुंचूंगा तो इसकी हिमाकत को तोड़ दूंगा। दिल्ली पहुंचूंगा तो पीएम के घर के सामने जो गर्जना करूंगा ना, वो पूरी दुनिया देखेगी इसकी। और मैं आहिस्ता से कहता हूं कि इसको और उसको, अडानी को, अंबानी को, तीनों को प्रेसिडेंट आहिस्ता से बुलाएं और पूछें कि 13 साल के अंदर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था कैसे आ गई, जिम्मेदार कौन है? ये तो तय है ना कि किसान जिम्मेदार नहीं है। आपको इतना तो बताना पड़ेगा ना कि जो खेतों में काम करके तुम्हारे 145 करोड़ लोगों को अनाज देता है, जो मजदूर काम करते शाम को मर जाता है, वो तुम्हारे इस दुर्दशा का जिम्मेदार नहीं है। ये दुर्दशा का जिम्मेदार तुम हो। प्राइम मिनिस्टर है, सबसे बड़ा पैसे का केप करने वाला इस देश का उद्योगपति अडानी है, अंबानी है। इन 3 को बुलाया जाना चाहिए, हिंदुस्तान में बैठाया जाना चाहिए। और ट्रू सेंस में मैं कहूं तो मैं अपनी दिल की आवाज कि इनको हिरासत में लिया जाना चाहिए। अभी भी भारत इस एक मिनट, एक पल भारत विलंब कर रहा है। इस देश की प्रेसिडेंट काश कोई दूसरा होता तो अब तक भारत इस स्थिति में ना होता। कम से कम इकोनॉमिक इमरजेंसी जो अभी तक नहीं लगी है, इकोनॉमिक इमरजेंसी की नीड है हैदर जी, नीड है। इकोनॉमिक इमरजेंसी की नीड है आज भारत के अंदर, कुछ नहीं बचा है। बैलेंस ऑफ ट्रेड प्रतिकूल हो चुका है, रुपया टूटते टूटते 100 टच करने वाला है, डेडलाइन में जाने वाला है। लोगों के पास जो डिस्पेरिटी है दिखाई दे रही है। 7 लोगों के पास 71% कैपिटल कैप्ट हो चुका है। अडानी अंबानी अकेले 21 लाख करोड़ रुपया इन दोनों के पास है।
और बजट हमारा 53-53.5 लाख करोड़ रुपए का है। हिंदुस्तान का बजट 40% 2 आदमी के पास हिंदुस्तान की पूंजी है। 125 करोड़ लोगों के पास एक कौड़ी नहीं है, एक कौड़ी नहीं है। रोज करते हैं, रोज खाते हैं, तो भी कभी दाल मिलती है, कभी सब्जी नहीं, कभी अचार नहीं। किस तरह से खाते हैं? उनकी कड़ाही में पानी पड़ता है, पानी में तरकारी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे साहब, क्योंकि ना मेन स्ट्रीम मीडिया और बड़े बड़े चैनल और अखबारों में खबर नहीं आती। आप जमीन से जुड़े हुए हैं और एक क्षेत्र में रहते हैं, तो आम गरीब को इसका क्या असर पड़ रहा है? आपके पास क्या खबरें आ रही हैं, उसको भी जरा हमें बताएं। आम गरीब देखिए, जो इम्पैक्ट जो इस समय सीरीज जो क्राइसिस का इकोनॉमिक क्राइसिस देश के सामने क्रिएट हुआ है, और खाड़ी को लेके, सप्लाई को लेके, तेल और गैस को लेके हुआ है, उसका इम्पैक्ट अब देखिए दाल के ऊपर है, तेल के ऊपर है। वो अब उसको कहा नहीं जाएगा, न कोई जान रहा उठाएगा। मैं अपने आप से मैं एक आध दिन में कोशिश करूंगा कि तस्वीर खींचू, जहां बना के एक मानव समाज बगल में हमारे बनाता है, उस तस्वीर को मैं भेजूंगा प्राइम मिनिस्टर को भी, इनको भी, आपको भी भेजूंगा। आम लोगों के जीवन पर, उनके पेट से लगे चीज पर देखिए, चीनी 2 रुपए महंगी हो गई, 2 रुपए तेल महंगा हुआ, ये 11 तारीख के, सॉरी, दूध महंगा हुआ, 11 के बाद की बात बता रहा हूं। और इसके बाद चावल जो है 6 रुपया प्रति किलो, जो भी चावल था 4 से 6 रुपए प्रति किलो चावल इमीडिएट महंगा हुआ, अभी महंगा हुआ है। आटा अभी 33 रुपए पर आया था, आज मंगाया हूं 36 रुपए का आटा उतना ही मिला है किलो के हिसाब से। तो अभी जो आटा थोड़ा सा मार्केट में नया गेहूं आने से 15-20 दिन पहले जो नीचे आया था, वो अभी 2-3 दिन की बात। तो जो आम आदमी है ना, आम आदमी का मेरा मतलब है कि किसान, मजदूर, दस्तकार, शिल्पकार, छोटे व्यवसायी, मानदेय नौकरी करने वाले, प्राइवेट कंपनियों में जो नौकरी करके 20,000, 30,000, 40,000 जैसे अपना 125 करोड़ लोगों का ये वर्ग है। इनके पास बचता कुछ नहीं है, खा के मर जाते हैं। तो इनके ऊपर, इनके जीवन पर, इनके जीवन के साथ क्राइम हो रहा है। इनका जीवन डे बाय डे कमजोर होता जा रहा है, बिल्कुल कमजोर। अच्छा ये बताइए, मजदूर यदि चीनी और तेल नहीं खाएगा तरकारी में, कुदाल चला पाएगा? आप ईंट ढो पाएगा? आप बताइए, वो गिट्टी उठा के फेंक पाएगा? वो तो बेदम होके मर जाएगा। तो इस महापापी क्रिमिनल प्राइम मिनिस्टर ने इनडायरेक्टली हिंदुस्तान की गरीबों की नसों की जो ताकत है ना, इसने खींच लिया है। और केवल इसलिए कि इसकी सत्ता की भूख, ये पार्टी की, इसकी अपनी निजी सत्ता की भूख मिटाने के लिए प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के साथ करता है, और कोई वजह नहीं है। इसने तो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान की शक्ल में रहने ही नहीं दिया। इतनी क्राइसिस हो गई है गांव के अंदर, गरीबों के पास, वो बोल नहीं पा रहा। अरे हम आप लगातार चिल्लाते हैं, इसके कानों को जरा सा ऐसा लगता है कि इसका सिस्टम सुनता ही नहीं। मैं आपकी सारी वीडियो सीधे भेजता हूं प्रेसिडेंट, और इस देश की प्रेसिडेंट, दुर्भाग्य, मैं कैसे आपसे कहूं कि इस देश की प्रेसिडेंट न जाने कितने नरेंद्र मोदी के कर्ज से कितनी डूबी हुई है। मुझे नहीं समझ में आता कि उनके एहसान से, कि उन्होंने जेब से निकाला, इनको प्रेसिडेंट बना दिया, और सदन में किस तरीके से धोखा, छल कपट, बल और करके वो अपने आप बने। और आज स्थिति देखिए ना कि क्या स्थिति इस भारत की हो गई है। देखिए, मुझे बहुत तकलीफ है। एक चीज हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो क्राइसिस आया है, क्या इसको मोदी सरकार समझ ही नहीं पाई, या फिर समझते हुए छोड़ दिया लोगों के ऊपर? क्योंकि इनके मंत्री ने, आपको याद होगा कि जब हुआ था, कहता है सब कुछ भंडार हमारे पास है, कोई कमी नहीं है। हमेशा चुनाव में हमने भाषण में पूछा कि कुछ नहीं होगा, विपक्ष का ये बेकार का झूठ बोल रहा है। तो सर, ये चूक कहां पर आप समझ रहे हैं सर? कोई चूक नहीं है। इस मूर्ख जो पढ़ा लिखा नहीं है, इसको मैकेनिज्म नहीं मालूम है, और जानबूझ के किया हुआ है। झूठ बोला है जब अर्थव्यवस्था टूटने लगी। इस दौरान बंगाल के चुनाव को रोकना चाहिए था, या बंगाल के चुनाव में इतनी अकूत संपदा फूकी गई है, सारी मशीनरी इन्वॉल्व कर दी गई, रुपया, मशीनरी, शासन, प्रशासन, तोप, सेंटर की कई एजेंसियां। क्या हिंदुस्तान के सीने पर चढ़ के आपने उसकी अर्थव्यवस्था का कत्ल किया है? आपने जालिम क्रूर क्राइम किया है इस देश के साथ। आप कह रहे हैं कि ये समझ नहीं पाए। ये बहुत समझदार हैं,
और इस देश में जो कुछ हो रहा है अकेले जिम्मेदार इस देश का नरेंद्र मोदी है, बता दे रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर इस देश का प्राइम मिनिस्टर इस देश के साथ इतना जुर्म किया है जिसका कोई हिसाब नहीं। आप कह रहे हैं कि सरकार चूक, कैसी चूक? ये उसकी सोची समझी। 15 दिन से मैं आपके साथ डिबेट पर बार बार कह रहा हूं कि सरकार इतने सख्ते में जाने वाली है। मैंने इस रेट का डिक्लेयर 12-13 में जब हुआ था तो अभी बढ़ा नहीं था, तभी मैंने आपको कहा था कि एक ही विकल्प रह गया है। अभी जीएसटी भी आपको पता नहीं चलेगा। आप जो तेल पर, चीनी पर, दूध पर रेट बढ़ा दिया गया, चावल पर, ये जीएसटी का मामला है। और आपने तेल में किस तरह बढ़ाया, सामने से बढ़ाया जा रहा है। तो दो तरह से हो रहा है, एक तो जीएसटी आपने बढ़ाया, दूसरे जब आप डीजल पेट्रोल की रेट बढ़ाते हैं तो कमोडिटी का रेट अपने आप बढ़ जाता है, इसलिए कि माल एक जगह से दूसरे जगह ढुलाई के लिए ढुलाई चार्ज बढ़ जाता है। तो इतनी मोटी मोटी इसके लिए कोई किसी इकोनॉमिस्ट की जरूरत नहीं है। और हम कहते हैं कि सलाह लेने में क्या हर्ज है भाई, जब अब तो सलाह लेने का भी कोई मतलब नहीं है। सवाल ये है मेरा, मुझे डर और मुझे तकलीफ ये है कि थोड़ा सा वर्ग, 20-25 करोड़ लोगों का वर्ग, कुछ उनके ऊपर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन 125 करोड़ लोगों के बच्चे, उनके वृद्ध माँ बाप, उनका चिकित्सा, उनकी फीस, उनके पेट में दाल और चीनी सम्यक तरीके से नहीं मिलेगी। ये बात आपसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सर, हम ये भी समझना चाहेंगे चलते चलते, आप यही बताइए, चलिए विपक्ष कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार में मौजूद नीतीश कुमार और नायडू जी भी हैं, तो उनको नहीं लग रहा कि ये महंगाई हो रही है, कि वो उन लोगों ने भी सब कुछ हथियार डाल दिए हैं? ये डेमोक्रेसी के भारत की डेमोक्रेसी के गद्दार हैं। आज यदि भारत इस दुर्दशा में पहुंचा है, भारत के तीसरे टर्म में इसको पीएम बनाने वाले यही दोनों गद्दार हैं। इनको मैं मीर जाफर कहता हूं, मीर कासिम कहता हूं, मीर जाफर कहता हूं। यही दोनों गद्दार हैं। 241 सीट पाने वाला एक भेड़िया, एक चाल का आदमी, एक क्रूर जालिम इस देश की हुकूमत पर बैठकर न जाने कैसी कैसी बातें करता है। इसका वाक्य मैं सुनता हूं, जब जेहन में आज जाता है तो मेरा समझिए कि माथा घूम जाता है। कहता है कि हमको लोगों से कहा था अभी पिछले चुनाव में कि 400 सीट हमको देना, नहीं तो बाबरी राम मंदिर पर बाबरी ताला कांग्रेस मढ़ देगी। इसने कहा था कि हिंदुस्तान में मुसलमान घुसपैठी है। यह इस जालिम का बयान है। उस देश में जहां लोगों के सामने आज संकट पैदा हो गया है, तो उन दोनों को हम तो दूर हैं। मुझे तो लगता है कि मुझे यात्रा हैदर जी करनी ही चाहिए नीतीश के पास, नायडू के पास, कि अरे अब भी इस जालिम से सत्ता खींचो ताकि ये गिरे, इसकी सत्ता गिरे। और कोई भी आए दूसरा आएगा तो कोई जनवादी निर्णय लेगा, पक्का जनवादी। इसका सारा निर्णय फासिज्म से लगा हुआ है। हर निर्णय, हर बात में फासिज्म झलकता है। इंसानियत को, मनुष्यता को, जीवन को ये कत्ल करता है इनडायरेक्टली, और तब ये आगे बढ़ने की कोशिश करता है। मैं दोनों को आज जो जलालत हिंदुस्तान की इकोनॉमी की और पॉलिटी की हो रही है, पॉलिटी की हो रही है, मतलब डेमोक्रेसी की हो रही है, उसके लिए मुख्य रूप से दो लोग, नीतीश कुमार और नायडू, जिम्मेदार है। सर शुक्रिया, आपने समझाया आगे, क्योंकि अभी तो महंगाई बढ़ती जा रही है, कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही है, और ना ही कोई ऐसा कुछ दिख रहा है फौरी विकल्प जिससे महंगाई को रोका जाए। कोई विकल्प, कोई ऑप्शन भी कोई नहीं आ रहा। जब अच्छा ये बताइए, हम कह रहे हैं कि उसी दिल्ली के अंदर सुब्रमण्यम स्वामी बैठे हैं, इस आदमी को उनसे दौड़ के जाना चाहिए कि नहीं, कि किस तरह इसके अर्थव्यवस्था है, इसमें अहंकार पाल के बैठने की क्या जरूरत है? ठीक है, आप थे, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, तुम क्यों दुनिया में सबसे बड़ा बनना चाहते हो? तुम्हारा इतिहास लिख के ताबूत में लिख के रखेगा हिंदुस्तान, तुमको रोज जूता मारेगा। इसको रोज जूता, इसकी तस्वीर पर जब तक ये सृष्टि रहेगी, इस देश के लोग रहेंगे प्राण अनाज खाने वाले गरीब, जो समझते हैं यदि गरीब जिसके बच्चों की फीस इतनी 4200 रुपए की फीस, पीएचडी की फीस को 35,000 से 50,000 एक सेमेस्टर किया गया है। कितने गुने इसने फीस बढ़ाई, हम यहाँ कहने की कोशिश नहीं करना चाहते। तो इसकी तस्वीर रखी जाएगी। अरे इसको दौड़ना चाहिए, नीति उनके पास जाना चाहिए, सुब्रमण्यम स्वामी के पास,
और नीतीश के पास भी जाना चाहिए, और जो है आपके जयराम रमेश के पास इकोनॉमी, जो भारत को किसी तरह बचाना है, और बचेगा नहीं, मैं बता रहा हूं आपसे। रुपया को 92 पर लाइए तो बच सकता है, कोई मशीनरी नहीं है रुपया को 92 के वैल्यू पर ले आ पाए। दूसरी बात, ठीक है, इसी व्यवस्था पर आप जिस रेट से सामान आप डीजल और पेट्रोल और गैस मंगा रहे थे, जितना क्वांटम में मंगा रहे थे, उस क्वांटम को लगातार जारी रखिए, कम ना होने दीजिए, कम ना होने दीजिए। उसके लिए पैसा नहीं है, वो पैसा कहां से आएगा? अडानी अंबानी को खींचा जाना चाहिए। इसीलिए मैं मैंने आपको ये भी बताया था कि 92 के बाद चाहे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, इनकी प्रॉपर्टी, संपत्ति, संसाधन, रिसोर्स जब्त कर लीजिए। आरएसएस का उस पर 2-3 दिन 4 दिन पहले के आरएसएस की सारी प्रॉपर्टी, संपदा, वो एक अवैधानिक अलगाववादी संगठन इस देश के अंदर काम कर रहा, उसको जब्त कर लीजिए। जितने भी मिनिस्टर, लगभग 1000 मिनिस्टर्स हैं इस देश के अंदर, उनकी सारी प्रॉपर्टी, उनको जो इनिशियल पूंजी लेके पॉलिटिक्स में आए थे, पहले पर्चा दाखिला में भरे थे, उसके बाद सारे किसी के पास 1000 से कम की दौलत नहीं है, सब कुछ छीन लीजिए इनका। ये कब करेंगे? ये सब रास्ता है कि आपके पास पैसा हो पाए। आप कमा के अब नहीं कर सकते, इसलिए कि आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ गिर गई है, एक्सपोर्ट आपका कम हो गया है, और जब एक्सपोर्ट कम हुआ है तो उस पर जो कस्टम ड्यूटी है वो कम हो गई है, और कस्टम ड्यूटी इसलिए भी कम हो गई है कि आपके रुपये का वैल्यू गिर गया है। तो अब जहां इतना रुपया कुछ भेज के पाते थे, वहां आप इतना पाएंगे। तो अब आप इस चक्रव्यूह से निकलने का आपके पास, और आपका राष्ट्रवाद, फैक्ट्री, विज्ञान, सब कुछ जो है सोमनाथ टेम्पल से, अयोध्या से और बनारस से निकल रहा है। इसके बावजूद भी अभिज्ञान और अमनुष्यता की पराकाष्ठा पर पहुंच के बात करता है और संविधान को कुचलता है। कोई विकल्प नहीं है, आप देखते चलिए। मैं आपको पुनः कह रहा हूं कि जिस दिन रुपया 100 पर जाएगा, कितने जगहों पर नोटिस करिएगा, इस देश में हिंसा और व्यापक खून खराबा होगा, आपको मैं बता रहा हूं। अभी भी वक्त है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट फौरन इनको हटाएं और सुब्रमण्यम स्वामी को बुलाकर इज्जत पूर्वक, यद्यपि न समझिए कि कोई चमत्कार हो जाएगा, लेकिन बचाने का अंतिम एक आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट और हथियार बचा हुआ है। जी, शुक्रिया, आपने समझाया। हम लोग भी ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, जो बाजार है सूने पड़े हुए हैं, लोगों से, दुकानदारों से बात कर रहे हैं, ग्राहक आना एकदम खत्म हो गया है। इक्का दुक्का ग्राहक है, सब लोग दुकानों में सामान है, एक दुकान से कई मजदूरों के घर चलते हैं, सब जगह सूना चूल्हा पड़ा हुआ है, सूना चूल्हा पड़ा हुआ है, लेकिन चल रहा है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया को सब कुछ चंगा लग रहा है। तेल डीजल के भाव बड़े हैं। अभी जो दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए से ज्यादा हो गया है, डीजल 95 रुपए से ज्यादा हो गया है। वहीं मुंबई जैसे शहर में भी बढ़ा हुआ है, 111 के करीब पेट्रोल और 97 हो गया है। हर जगह बढ़ रहा है चीजों का। जी सर, एक चीज और बताइए, आप इतने जर्नलिज्म आपकी इतनी स्ट्रांग, और आप मेन स्ट्रीम के साथ काम किए, कभी डीजल और पेट्रोल में कभी 10 रुपए से कम का फासला हुआ था? पहले बताइए, कभी भी किसी इतिहास में? अभी जब इनकी सत्ता आई है तो 11 रुपए का डीजल और पेट्रोल में फासला था। पहली बार डीजल क्रॉस कर गया है पेट्रोल को। आप इसका सिम्टम नहीं समझ रहे हैं? आप इसका सिंबोलिज्म समझ रहे हैं? आप क्रूड पर ज्यादा निर्भर हो गए हैं। अब जो रुपया है वो रुपया मार्केट से खत्म हो रहा है। तो अब आप डेंजर जोन में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहली बार डीजल ने पेट्रोल को सुपरसीड किया है। प्राइस के मामले में मैं बात कर रहा हूं। एक खतरे की घंटी है, और खतरे की घंटी तो वैसे है ही है हैदर जी, लेकिन आप डिबेट करते रहिए इस विषय पर, लगातार करिए। जब भी रेट बढ़े तभी डिबेट करिए। हम लोग इस पे डिबेट करेंगे, और हम लोग आगे डिबेट इस पे भी चर्चा करेंगे कि जितने उद्योगपति हैं उनको वक्त पे सरकारों ने मदद किया है, उनको लोन दिया है, सब कुछ किया है, कर्ज माफ किया है। आज जो यू आर राइट सर, बिल्कुल, कि अब आज देश क्राइसिस में है। जब देश में आप खेल रहे थे पैसे से, आप कमा रहे थे, अब आज आपका धर्म है कि आगे आइए और लगातार जो पैसा आपके पास निजी बचा है उससे अपने सामान को क्रय करके भारत में आने दीजिए। आज ये धर्म बन गया उनका। इस पर बात होनी चाहिए।
और बिल्कुल बात होनी चाहिए, क्योंकि ये जो सरकार है वो राष्ट्रवाद की सरकार है, राष्ट्रवाद पे प्रथम रखती है। तो वो जो उद्योगपति हैं, जिन लोगों ने देश से कमाया है, देश से अमीर बने हैं, दुनिया में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के स्थान पर हैं, उनकी क्या भूमिका होती है इस इकोनॉमिक क्राइसिस में, इस देश की हालत में, इस पर भी चर्चा दासवतंत्र पर होगी और हम सर से बात करेंगे। तो हमारे इजाजत दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसे ही मुद्दे के साथ, जो मुद्दे आपको मेन स्ट्रीम मीडिया और बड़े मीडिया संस्थान नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग जनता की बात करते हैं, जमीन की बात करते हैं। नमस्कार।